के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। होली व बारह वफा जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर पीस कमेटी की हुई बैठक। कंपनी बाग अलंकृत उद्यान में मंडली शाक भाजी फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित साड़ी की गद्दी में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। और शास्त्री घाट पर सपा द्वारा जातिगत जनगणना की मांग को लेकर हुई विशाल संगोष्ठी। और अब खबरें विस्तार से। होली व बारह वफा जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक आहूत हुई। उदौलिया स्थित एक होटल में बारह वफात व होली जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक का नेतृत्व डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम व एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने किया। इस बैठक में बड़ी संख्या में दोनों वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी बातों को, समस्याओं को रखा। बैठक में 3 सर्किल के पुलिस अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें होलिका दहन से लेकर रंग गुलाल के समय सारणी तय कर 12 वफात भी सकुशल संपन्न कराने की चर्चा की गई। बैठक में अपने अपने क्षेत्रों से सम्मानित लोगों ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का निर्णय लिया। इसमें प्रमुख रूप से एडीसीपी राजेश पांडे, तीनों सर्किल के थाना प्रभारी पुलिस बल व कन्हैया त्रिपाठी, नरसिंह बाबा, रमेश तिवारी, रविकांत विश्वकर्मा, संजय मिश्रा, प्रभात वर्मा, चंद्रनाथ मुखर्जी, मुन्ना यादव, दिलीप तुलसियान सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संचालन फरीद अहमद अंसारी ने किया। और शब बारात को दृष्टिगत रखते हुए ये शांति समिति की गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सभी दशाश्वमेध सर्कल से संबंधित अधिकारीगण, हमारे एडिशनल डीसीपी साहब और सभी संभ्रांत नागरिकजन उपस्थित हुए। सभी से होलिका पर्व को संपन्न कराने के संबंध में चर्चाएं की गई और परंपरागत रूप से होलिका दहन हो, किसी के साथ कोई अश्लील हरकत ना की जाए, अश्लील गाने आदि ना बजने पाए जुलूस में, और होलिका दहन के दौरान विद्युत को तारों का भी ध्यान रखा जाए। किसी मकान के पास भी होलिका दहन को इतना ऊंचा ना किया जाए जिससे कोई क्षतिग्रस्त हो। और सभी नागरिकजन अपने गली मोहल्लों में लोगों को जागरूक कर दें कि अच्छे तरीके से होली का पर्व संपन्न कराएं। और साथ ही साथ 7 तारीख की रात्रि में शब बारात का पर्व है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी परंपरागत रूप से संपन्न कराएं। आज दशाश्वमेध सर्किल का प्रशासनिक अधिकारियों का और शांति समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि शब बारात का त्यौहार और होली का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाए ताकि बनारस की फ़िज़ा ख़राब न हो। इसमें सभी सम्मानित साथियों ने अपने विचार रखे और हम बनारसी हैं, हमें पूरा विश्वास है दोनों त्यौहार सकुशल बीतेंगे। आगे आने वाले शब बारात और होलिका के मुतालिक हम लोगों ने अच्छी खासी मीटिंग की और हिंदू मुस्लिम सौहार्द का एक अच्छे वातावरण में हम इसको संपन्न कराएंगे, ये हम लोगों ने यहाँ से अज़्म लिया है। और हम लोग ये प्रण करते हैं कि इसमें माली गलती से किसी हमारे भाई पर कोई रंग पड़ जाए तो उसका भी उस शहर से उसका रंग उनके ऊपर भी डाल के उसका जवाब देंगे, न कि आपस में हम लोग क्लैश करेंगे। ये बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। आप सारे लोगों को ये अपील की गई कि अपने अपने मोहल्ले में जाके इस बात को प्रसारित करें और प्रचार। कंपनी बाग अलंकृत उद्यान में मंडली शाक भाजी फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। कंपनी बाग अलंकृत उद्यान में 2 दिवसीय मंडलीय शाक भाजी फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। G20 थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। ये प्रदर्शनी 14 वर्गों में आयोजित की गई है। प्रदर्शनी में किसानों को उत्पादक तकनीक को लेकर जागरूक किया जाएगा। इस दौरान निजी संस्थान व राजकीय संस्थान के सैकड़ों प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। वहीं गुणवत्ता के आधार पर प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कृषकों की आय को दुगनी करने का ये सार्थक प्रयास है। मंडल के सैकड़ों किसान इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं।
टाइम हो गया ना। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी वाराणसी मंडल की पुष्प की, साग भाजी की, फलों की यहाँ पर रखा गया प्रदर्शनी। बहुत शानदार उत्पादन जो किसान ने कर रखा है फलों का, सब्जियों का यहाँ पर लगाया गया। सबसे मेरा अपील है काशी के लोगों से कि एक बार आइए और इसको देखिए, ये देखने के लायक है और अपने जीवन में इससे उतारिए। मंदिर जी घर में उगाइए, बगीचे में लगाइए, अपने खेतों में लगाइए इसको। नए सीड, नए टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर सीखिए उसको। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या इसमें किसान लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को नेचर से प्रेम करना, फूल से प्रेम करना, फूलों से प्यार करना, उसको देख कर रोमांचित होना। मंत्री जी, प्रयागराज में जो घटना हुई है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रही है। इसी तौर पर जो घटना हुआ है दुखद हुआ है और उसमें मुख्यमंत्री का निर्देश है कोई बचेगा नहीं। प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, कितने दिनों की प्रदर्शनी, क्या इसका उद्देश्य? प्रदर्शनी का उद्घाटन आज माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है और ये 2 दिन की प्रदर्शनी है, आज और कल की, यानी 25 फरवरी और 26 फरवरी की प्रदर्शनी है, 2 दिवसीय। उद्देश्य क्या है इसमें? उद्देश्य जनता को औद्यानिक फसलों की तरफ आकर्षित करना, वातावरण, पर्यावरण तथा प्रदूषण के बारे में जागृत करना, उनको उनके घरों में जो प्रदूषण है उसको कैसे दूर करें, उसमें कौन से पौधे गमले में लगा सकते हैं जिससे प्रदूषण दूर रहे, और साथ साथ बच्चों को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए थोड़ा सा घूमने के लिए और बहुत अच्छी अप्रतिम प्रदर्शनी देखने का अवसर उपलब्ध कराना है। इस प्रदर्शनी में सबसे ज़्यादा क्या आकर्षित कर रहा है? प्रदर्शनी में आकर्षण के कई बिंदु हैं, जिसमें हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि भगवान शिव का भी प्रतिरूप बना हुआ है। आपने देखा होगा मोर, जो बहुत ही अच्छे ढंग से सजाई गई है। इसके अतिरिक्त G20 की जो थीम है, आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम है, भारत माता का नक्शा है। इसके साथ साथ जो किसानों द्वारा उत्कृष्ट कोटि के प्रदर्शन पुष्पों में, साग भाजियों में और फलों में लगाए गए हैं, वो किसान को सम्मानित किया गया। ये किसान जो हमारी विभिन्न योजनाओं से आच्छादित थे, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, एक अभिनव प्रयोग किया है ड्रैगन फ्रूट में, अंजीर में, स्ट्रॉबेरी में, उन किसानों को सम्मानित किया गया है। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज ने मध्य प्रदेश के बड़सर व मिर्जापुर के कार्यक्रम में शिरकत की। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज शनिवार को मध्य प्रदेश के बड़सर आश्रम पहुंचे। महाराज जी के आश्रम पहुंचने पर फूल मालाओं से भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर महाराज जी ने प्रवचन दिया, जिसे बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने श्रद्धापूर्वक सुना। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ, जहां भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, जो संतों का संग नहीं किया है, उसके लिए साधन पथ कठिन है, दुरूह है। किंतु जब हम किसी ऐसे महापुरुष की शरणागति अपना लेते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो वह साधन पथ हमारे लिए सुगम हो जाता है। इसलिए उस साधन पथ को पकड़कर उस पर चलने के लिए ऐसे संत सद्गुरु की आवश्यकता। वहीं इसके बाद नारद जी महाराज मिर्जापुर स्थित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां भी भक्तों ने उनका स्वागत किया। महाराज जी ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और प्रवचन दिया।
आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित साड़ी की गद्दी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आदमपुर थाना क्षेत्र के छितनपुरा में शनिवार सुबह करीब 5 बजे 4 मंजिला मकान के प्रथम तल पर बने साड़ी की गद्दी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि मकान मेयाज अहमद अंसारी का है, जिसमें ग्राउंड और प्रथम तल पर साड़ी की गद्दी है और ऊपर तीसरे और चौथे तल पर परिवार रहता है। आग लगते ही मकान से जैसे ही आवाज आई तो मोहल्ले वाले दौड़ पड़े, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड जब तक आती, आसपास के लोग अपने घरों से पाइप लगाकर आग बुझाने में जुट गए। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। किस तरह की घटना है ये? देखिए, ये सुबह आज 5 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से ये घटना घटित हुई है। सुबह जब सो के लोग उठे हैं 5 सवा 5 बजे, तो अंदर गद्दी में से धुआं निकलते हुए दिखा और जब तक दरवाज़ा खोला गया तो अंदर पूरी आग फैल चुकी थी और जैसे ही दरवाज़ा खुला उसको हवा मिलने के, ऑक्सीजन मिलने की वजह से वो आग और फैल गई। कितना नुकसान हुआ? देखिए, साड़ी की ये गद्दी है, नीचे कारखाना चलता है, ऊपर साड़ी की गद्दी है। गद्दी में जो भी माल रखा हुआ था, क्योंकि ऑनर जो है इस वक्त इतने सदमे में है कि कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ है। अब कितने का हुआ ये अंदाज़ा तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उसमें कैश भी था, चेक भी थी, सारी फाइलें भी थी, सारे एनओसीज वगैरह थे, सब कुछ जो गद्दी की एनओसीज होती है। फायर ब्रिगेड पुलिस वगैरह आई थी? देखिए, हमने 5:45 बजे संबंधित एसएचओ को फ़ोन किया और तुरंत वो आ गए अपनी पूरी टीम के साथ। हमको लग रहा है उस वक्त 5:45 बजा रहा होगा और वो आए हैं और तुरंत फायर ब्रिगेड को उन्होंने सूचना दी है। उसके बाद हमको लगता है कि फायर ब्रिगेड 1 घंटे में आई, क्योंकि आने में रास्ता कंजेस्टेड था और आ नहीं पाई। यहाँ तक 4 फायर की गाड़ियाँ आई, लेकिन वहीं रुक गई कोयला बाजार चौराहे पर। वहाँ से पाइप लगा के इस आग पर 1 घंटे 1.5 घंटे में काबू पाया गया है। कोई घायल वगैरह नहीं, किसी को, सबको जो है सब सेफ बगल में मकान है, वो लोग वहाँ से निकल गए, कुछ इधर से निकल गए। तकरीबन जो है 15-16 लोग थे इस परिवार में, वरना एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन ऊपर मालिक का और आस पड़ोस के लोगों ने इतना मेहनत मशक्कत किया। सामने सुबह ये लोग आगे लोगों ने पानी अपने यहाँ से दिया है और बुझाया है पाइप लगा के, लेकिन फिर भी चूंकि आग इतनी भयंकर थी कि इस थोड़े से पानी से कुछ नहीं हो पाया। जब वो फायर आया तभी काबू हुआ है। शास्त्री घाट पर सपा द्वारा जातिगत जनगणना की मांग को लेकर विशाल संगोष्ठी आयोजित हुई। वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर जातिगत जनगणना की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखी तख्ती लिए नजर आए। वहीं सपा नेत्री शालिनी यादव ने कहा कि 90 वर्ष पूर्व जनगणना हुई थी, ऐसे में इन वर्षों में आबादी बहुत अधिक बढ़ी है। जातिगत जनगणना न होने से पिछड़े वर्गों को उनका पूर्ण अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना कराई जाए, इस मांग को लेकर हम सब यहां एकत्रित हुए हैं और विशाल संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी शुरू से मांग करती रही, मगर भारतीय जन विरोधी पार्टी की सरकार जो केंद्र में है और प्रदेश में है, ये जाति जनगणना नहीं कराने चाहते। जाति जनगणना कराने से इनको तमाम तरीके की हानि होगी और निश्चित रूप से सरकार की किरकिरी बनेगी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। जाति जनगणना कराने का उद्देश्य समाजवादी पार्टी का ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी है, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों चाहे सभी वर्ग के लोग हों, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। जिसको जितना अधिकार देना चाहिए, जितना सम्मान देना चाहिए, वो आरक्षण में सारा कुछ तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति जनगणना के नाम पर शुरू से और अब तक लगातार राजनीति किए और जाति जनगणना जब बिहार में हो सकती है, जीव जंतु की जाति गणना भारतीय जनता पार्टी करा रही है, तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही, हम ये पूछना चाहते हैं। जाति जनगणना से कश्यप हैं, धोबी हैं,
कहार है, लोहार हैं, नाई हैं, वैश्य हैं, क्यों नहीं करा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या दिक्कत है बता दे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जाति और धर्म में लड़ाने का काम किए, पिछड़े से अगड़ों को लड़ाने का काम किए, अगड़ी जाति में पिछड़ी जाति को लड़ाने का काम किए, और आज तक जाति जनगणना की हम लोग शुरू से मांग करें मगर जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर संगोष्ठी के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजपाल कश्यप जी, प्रथम चरण के 5 जिले चिन्हित किए गए हैं जो 2 दिवसीय कार्यक्रम वाराणसी में हुआ। अब इसके बाद सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि जिलों में होगा। द्वितीय चरण का कार्यक्रम होली के बाद पुनः शुरू होगा और निश्चित रूप से जो जन समर्थन हर वर्गों का मिल रहा है, गरीब, वंचित, पिछड़ों का मिल रहा है, निश्चित रूप से सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि हमारी जाति जनगणना हो जाए, हमारा जो अधिकार है हमको मिल जाए, हमारा जो सम्मान है मुझे मिल जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति जनगणना कराने से परहेज कर रहे हैं और जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी जन आंदोलन करने के लिए तैयार है और जाति जनगणना को लेकर हम पूरे प्रदेश में जन आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। और मैं शालिनी यादव वाराणसी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ और आज हम बनारस से जातिगत जनगणना को जो उत्तर प्रदेश में कराने की मांग हमारी पार्टी ने उठाई है उसकी जिलों में आज से शुरुआत की जा रही है एक संगोष्ठी के माध्यम से। उसी में आज हम सब कार्यकर्ता और पार्टी के लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। संगोष्ठी के माध्यम क्या मांग करना चाहते हैं? वही देखिए, जो वर्षों से जो एक मांग हो रही है कि जो जनगणना है भारत की उसको जातिगत के आधार पर उसको किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछली जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी और आप देख रहे हैं कि इन वर्षों में भारत की आबादी 100 करोड़ की वृद्धि हुई है उसमें, लेकिन आज भी उसी अनुपात में 90 वर्ष पहले के पिछड़ों की जो गणना की जा रही है। तो जो भी भारतीय संविधान ने जो अशक्त और कमज़ोर लोगों को जो प्रावधान दिया है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनको संसाधन और प्रोत्साहन जो मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा है और उसको उनके हक से वंचित कर दिया गया है। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना को किया जाना चाहिए, सरकार इसको करे और जो हमारे निर्बल और अशक्त लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। कुछ राजनीतिक पार्टियां ये कर रही हैं कि जब अखिलेश यादव सरकार में थे तब क्यों नहीं उन्होंने जाति जनगणना? आप पिछला बात ना करके आप तो बड़े बड़े दावा करते हैं कि आज भारत विश्वगुरु हो गया, तो आप आज की बात करें ना, वर्तमान की बात करें ना पहले कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरों पर डांट ठोक करके पहले आज करिए जो हम तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप तो अपने को बताते हैं कि आप पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी हैं, तो अगर आप हितैषी हैं तो मुझे लगता है कि ये मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए और आपको वो जनगणना करा देनी चाहिए। सभी लोग जो भी लगा रहे हैं, मुझे सबके अपने अपने एजेंडा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा वंचितों की और शोषितों की और गरीबों की उनकी वकालत की है और उनको वो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एसोचैम द्वारा आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री ने शिरकत की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में एसोचैम द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे देश का मूल खान पान मोटे अनाज का ही रहा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज संपूर्ण विश्व मिलेट्स को अपनाने के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब अधिकतर कार्यक्रमों में मिलेट्स बेस्ड खाद्य पदार्थ मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ विदेश से आने वाले मेहमानों को भी मिलेट्स के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे कि उनको अनाज यहाँ का लेकिन स्वाद अपने देश का मिलेगा। कार्यक्रम में एसोचैम के सदस्यों ने खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सवाल भी पूछे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने भी विचार व्यक्त किए। आज ये जो प्रोग्राम था फूड प्रोसेसिंग, इसमें बनारस में ये भी प्रॉब्लम थी कि फूड प्रोसेसिंग की यहाँ पे लैब, तो उसके बारे में पहली चीज़ तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने मोटे अनाज का वर्ष स्वीकार किया।
एसोचैम ने ये कार्यक्रम किया है। मैं एसोचैम की पूरी टीम को और बनारस चैप्टर को इधर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बनारस को चुना, क्योंकि हमें सबको ये तय करना होगा कि दुनिया की जितनी डिमांड है उसे दुनिया का जो परिदृश्य बन गया है युद्ध का, उसमें अगर कोई पूर्ति कर सकता है मांग की तो उससे तो भारत कर सकता है। और हम दुनिया में जितना मोटा अनाज होता है उसका 40% हम उत्पादित करते हैं। हमारा जो भोजन का तरीका था वो मिलेट्स बेस्ड ही था, हम डाइवर्ट हुए, लेकिन अब दुनिया डाइवर्ट हो रही है हमारे मूल खाने की तरफ। और इसलिए मैं मानता हूँ कि एसोचैम एक इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म है और उसमें हमारे तमाम एपिडा के, हमारे FSSAI के तमाम ऑफिशियल्स भी आए, जिन बातों को लेकर कई बार लगता था कि ये हमारे असहयोग तो नहीं करेंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे लोग सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। जो बात आपने मुझसे कही है, हमारे किसी मित्र ने पूछी थी, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय कोई भी उद्योगपति इस लैब को लगाने तैयार होगा, हम प्रायोरिटी में नंबर 1 पर उसको पैसा देंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और जो एपिडा के हमारे ऑफिसर हैं वो अपने सब्जेक्ट में इस बात को विस्तार के साथ कहेंगे भी कि हम कैसे उस लाइन पर आगे बढ़ें। हमारा संकल्प है कि किसी भी सेक्टर में 3 घंटे से ज़्यादा हमारा कोई भी सैंपल टेस्ट होकर आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और इसके लिए हम तैयार हैं। मछोदरी पार्क में प्राथमिक विद्यालय राजघाट के वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। आदमपुर थाना क्षेत्र के मछोदरी पार्क में प्राइमरी स्कूल के बच्चों द्वारा भव्य वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व सरस्वती वंदना से हुई। छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया कि प्राथमिक विद्यालय किसी प्राइवेट विद्यालय से पीछे नहीं है। आयोजकों ने बताया कि सरकार की इस योजना पर हम लोग खरे उतरेंगे। आज विद्यालय के बच्चों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर पूरे पार्क में आए हुए लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर प्रमुख रूप से दीपक कुमार पांडे, रीता यादव, गीता यादव, परवेज, जावेद सहित विद्यालय परिवार व अभिभावक और बच्चे उपस्थित रहे। खुशियाँ लुटाए सारी, इज़हार हो हमारा, राहों के हर कदम पे हम फूल हैं बिछाए, आएंगे वो अतिथिगण हम आस है लगाए। तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है? आज का ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय स्तर पे वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम ये हो रहा है, जो सरकार द्वारा निर्धारित है और ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो है बच्चों को एक संदेश देते हैं कि हमारे प्राथमिक विद्यालय में वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे कार्यक्रम होते हैं जो एक कॉन्वेंट स्कूल के में होता है। और हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं प्राथमिक विद्यालय मछोदरी राजघाट, चाहे वाराणसी सिटी में, यहाँ के बच्चे बहुत ही निपुण हैं। और यहाँ की शिक्षिकाएं, जैसा हमारे बगल में खड़ी हैं, इंचार्ज प्रधानाध्यापक भी रह चुकी हैं मछोदरी की रीता यादव जी, और जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं यहाँ पे सभी लोग अच्छे से अपने क्लास में बच्चों का देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम का बड़ा पिछले बार भी अच्छे तरीके से हुआ था। चूँकि आज ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम होने की वजह से विद्यालय में कर नहीं सकते इस कार्यक्रम को, लिहाजा हम लोग इस कार्यक्रम को एक सार्वजनिक स्थल पे जो ये पार्क है, और बड़ा ही अभिभावक भी यहाँ पे काफ़ी खुश हैं और बच्चे रंगारंग कार्यक्रम दे करके भी यहाँ पे काफ़ी खुश हैं। रीता जी, किन विद्यालय का प्राइमरी बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ हमारे यहाँ 3 विद्यालयों का कार्यक्रम चल रहा है, राजघाट, मछोदरी और ये पूर्वोत्तर वाराणसी सिटी। क्या संदेश दे रही हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम? इस कार्यक्रम के संदेश हम लोग ये देना चाहते हैं कि ये हम लोग के विद्यालय जो सरकारी स्कूल संचालित है वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। और हमारे यहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं जो हर
कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे करते हैं उनसे भी बेहतर आज हम ये करके दिखाना चाहते हैं और सबको अपने आपके मीडिया के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। सरकार की जो योजना है उस पर कितना खरा उतरेंगे आप लोग? हम लोग सरकार की योजना से 100% से क्या 100% 1% खरी उतरेंगे। हम लोग चाहे डीबीटी का कार्यक्रम हो, चाहे यूडायस का कार्यक्रम हो, या हमारा प्रदेश निपुण प्रदेश वाराणसी बनाने में हम लोग नंबर 1 रहेंगे। जैसा कि हमारा मॉडल सेवापुरी हम लोग बन के दिखाया जाएगा और हम दिखाएंगे कि हमारा बनारस नंबर 1 है, रहेगा और हमेशा रहेगा। गंगापार टेंट सिटी के पास हुई मारपीट व फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई जबकि एक घायल हो गया। वाराणसी में गंगा की रेत पर बसाई गई टेंट सिटी के समीप शुक्रवार की शाम मारपीट और फायरिंग हुई। गोली लगने से मुगलसराय स्थित लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज का पूर्व छात्र नेता जितेंद्र यादव घायल हो गया। इसके पहले हुई मारपीट में जितेंद्र के दोस्त हरिओम यादव का सिर फट गया। दोनों को उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना को लेकर रामनगर थाना और चंदौली जिले की पुलिस काफी देर तक सीमा विवाद में उलझी रही। अंततः घटनास्थल रामनगर थाना क्षेत्र का निकला। पुलिस छात्र गुटों के बीच पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई को वजह मानकर घटना की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर रामनगर भरत उपाध्याय ने बताया कि जितेंद्र ने बताया है कि सियाबीर गांव निवासी एक युवक के मामा का घर कटेसर गांव में है। उसी युवक ने फायरिंग की है। उसके साथ के अन्य युवकों को वो नहीं जानता है। मारपीट और फायरिंग की घटना में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। क्या घटना घटी? अब वहाँ मौके पर हम लोग तो थे नहीं और अभी तो यही जानकारी हुआ कि गांजा भांग दारू पी रहे थे लोग। अपना पीने के बाद इन लोग बैठे थे, इन लोग से बहस हुई, इसी में हाथापाई हुआ। उसके बाद कोई उसमें से गोली मार दिया। किसको गोली लगी? जितेंद्र यादव, जिसको गोली लगी उसका नाम जितेंद्र यादव। एक बंदा और घायल? एक बंदा और घायल है, उसका नाम हरिओम यादव। वो कैसे घायल? वही उन्हीं लोग मार दिए। गोली ही मारे? नहीं, उनको लाठी से मारा गया। मतलब वो टेंट सिटी के ठीक सटा हुआ। टेंट सिटी है गंगा जी की। सब टेंट सिटी घूमने गए थे सब बच्चे? ये लोग टेंट सिटी के पास गए थे अपना घूमने के लिए। वो लोग भी कहीं से आए, अपना जैसे भी हो हाथापाई बहस हुआ। ये लोग गांजा वाजा पिए हुए थे। ये जिसको गोली लगी है ये लोग भी पिए हुए? नहीं, ये लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। लड़के हैं ना, ये तो नहाने के लिए मतलब गए। ये बताया जाता है कि छात्र नेता थे। हाँ, नेता चुनाव लड़े थे आज के 5-7 साल पहले। इन लोगों ने कुछ कहा या मना किया उसके बाद हुआ है? अब इन लोग जितना प्रयास हुआ बचाने का नहीं बच पाया। वो लोग चूँकि गुंडागर्दी पर उतर आए तो अब आगे इन लोग क्या करें। वो लोग 7-8 लोग थे, ये लोग 2-3 लोग थे। कुछ अनुमान है कि वो लोग कौन थे? नहीं, ये लोग बताया जा रहा। अभी वही लड़के बताएगा। अब हम लोग ऐसे कैसे बताया जाए। अब तो वो अभी होश में आवे, बात करे तो फिर बताया जाए क्या है, कैसे है, क्या लफड़ा है, काहे तो है। क्या घटना घटी है और कहाँ पे हुई है? सब बच्चे सर गए थे टेंट सिटी देखने। टेंट सिटी की तरफ वो सब बदमाश बैठे थे। अब वो सब रोज जाते हैं और मालूम नहीं कहाँ इन सबों से विवाद हो गया। वो सब तो किसको गोली लगी है? जितेंद्र को। वो आपके क्या लगता है? मेरा लड़का है। और एक लोग और घायल हुए? भाई है, चचेरा भाई है। अच्छा, वो आपके भतीजे? जी, भाई है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर कोदोपुर। क्या लगता है कि कोई रंजिश रही है पहले से या ऐसे ही ऑटोमेटिक कोई घटना घट गई है? नहीं, बदमाश है। ये सब गए तो वो सब बदमाश है। टेंट सिटी में लफंगई करते हैं, उसी के चक्कर में लूटपाट कुछ करने गए होंगे और सलाह लेकर चल रहे हैं तो बदमाशे हैं तभी ना टेंट सिटी में घूम रहे हैं सब भी। कुछ अनुमान है कि वो लोग कौन थे, कहाँ के? नहीं, मालूम नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल
छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalay Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लंका थाना अंतर्गत साकेत नगर कॉलोनी स्थित मकान का गेट गिरने से 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। लंका थाना क्षेत्र के साकेत नगर कॉलोनी में शुक्रवार को मकान का गेट गिरने से 4 वर्षीय सनम नामक बच्ची की मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। बच्ची के चाचा बगल के ही मकान के पास अपना ठेला लगा रहे थे, जबकि बच्ची लोहे के गेट पर झूल रही थी। इसी दौरान गेट अचानक बच्ची के ऊपर गिर गया। गेट गिरने और बच्ची की चीख सुनकर परिवार के लोग निकले। आनन फानन में गेट हटाकर गंभीर रूप से घायल बच्ची को लेकर परिजन BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत से पिता मोहम्मद जावेद और मां समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। मोहम्मद जी, क्या मामला हुआ है? मामला हुआ है कि बगल में घर बन रही थी, तो घर बनने के बाद वो वहाँ पर एक गेट लगी हुई है, तो गेट लगी हुई है तो वो कुछ बैरिंग्स कुछ टिका हुआ था, वो गाड़ी वाला गेट था, तो कोई हटाया, वो हटाने के बाद वो डायरेक्ट मेरे भतीजी के ऊपर गिर गई है। अच्छा, भतीजी कितने साल की थी? 4 साल की थी। ये हमारे अपने क्षेत्र के ही हैं, 4 साल की वो बिटिया है, खेल रही थी, अचानक से उसके ऊपर गेट गिर गया, उसको गंभीर चोट आ गई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में, और कोई इश्यूज नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु अराजी लाइन व सेवापुरी ब्लॉक चिन्हित किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भाग 2 के तहत 2 ब्लॉक चिन्हित हुए हैं। अराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक को चिन्हित किया गया है। 9 वाटर सेट तैयार हैं। 288 गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे। उप कृषि निदेशक अखिलेश कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना से गांव की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है। गांव के प्रधान चाहेंगे तो हर गांव की तस्वीर बदल जाएगी। कमेटी को तय करना होगा कि कौन से कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं कमेटी में 11 सदस्य शामिल रहेंगे। आज वाटर सेट का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह से? देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत पार्ट 2 के रूप में
ये योजना चिन्हांकित की गई है और हमारे जो 2 ब्लॉक हैं अराजी लाइन और सेवापुरी, एक तरह से आप समझ लीजिए सेवापुरी का पूरा ब्लॉक कवर किया, अराजी लाइन का कुछ पार्ट है और इसमें 9 वाटर सेट बनाए गए। उस 9 वाटर सेट के अंतर्गत करीब 288 गाँव कवर होंगे। इस योजना में इतनी व्यापकता है कि अगर गांव के प्रधान और इसके जो 11 सदस्य लोग होंगे, एक वाटर सेट में 11 सदस्य होंगे, अगर वो चाहेंगे तो उस गांव का पूरा तकदीर या गांव का नक्शा बदल जाएगा। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे एनआरएलएम के समूह हैं या मनरेगा के जो कार्य हैं, जो कार्य किसी भी योजना से नहीं हो सकते, उसको इस योजना में लोग समाहित करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। और वो जो कमेटी बनी है उस कमेटी को तय करना है कि हमें अपना कौन कौन सा कार्य करना है। तो कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए इस प्रकार से अगर ये लोग ये करेंगे तो योजना बहुत ही बेहतरीन रूप में आएगी। इससे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से लेते हुए लाइवलीहुड मिशन तक, जिसमें हमारा आप सबका विकास होता है, वो सब को लेते हुए आप देखेंगे तो इस योजना बहुत ही भरपूर है। और इसमें ग्राम प्रधान का रोल और जो उस कमेटी के वाटर सेट के जो 11 लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर वो गांव में कार्य को चिन्हांकित करके किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं और उससे गांव का निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होगा। जिसके जल स्तर को लेकर जो सरकार की योजना है कि धान की बुआई के अलावा ये अन्य खेती की ऑप्शन दिया गया है कि करे ताकि जल स्तर का जो संरक्षण है उसको कम किया जाए। देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है 2023। तो इसमें निश्चित रूप से सरकार श्री अन्न योजना लेके आई, जिसको मोटा अनाज कहा गया। इसमें हमारा बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, रागी है, सावा है, कोदो है, इस तरह की फसलों को भी उगाने की बात की जा रही है। और इस बार निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य होगा और मिनी किट के रूप में भी किसानों को, मिनी किट के रूप में किसानों को एक तरह से बीज निःशुल्क मिलता है, लेकिन उस बीज का जो कीमत होती है सरकार वहन करती है, तो किसानों को दिया जाएगा। और इसमें पानी की भी कम से कम ज़रूरत पड़ती है और ये आप देखेंगे तो न्यूट्रिशनली बहुत रिच है। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो आयरन, जिंक, लोहा और आपका कैल्शियम, फाइबर, ये सब तत्व तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे आप देखेंगे कि हमारे आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और पानी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो इससे निश्चित रूप से इस साल हम लोग इस जायद के सीज़न से रबी की कटाई के बाद हम लोग इस पर कार्य करेंगे और निश्चित रूप से बनारस का एक बहुत बड़ा एरिया में हम लोग इस कार्यक्रम को अपनाएंगे। G20 को लेकर पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के संदर्भ में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी। काशी में अप्रैल माह में शुरू होने वाले G20 को लेकर वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 400 पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन मैदान में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये पुलिसकर्मी अलग वर्दी में रहेंगे। चेंज उनका होगा कि अप्रैल के महीने में वाराणसी में G20 का सम्मेलन होना है। उसके लिए हम लोग व्यापक पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। जो विदेशी मेहमान आएंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था और एक बहुत साफ़ सुथरा अच्छा परिवेश उन्हें उपलब्ध कराना, ताकि जो प्रदेश की छवि है और राष्ट्र की छवि है उसको लेकर के उनके मन में कोई संशय न रहे। और इस निमित्त हम लोगों ने लगभग 400 पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया है और पर्सनल सिक्योरिटी अफसर के रूप में भी लोग चिन्हित किए गए हैं। और जो नज़दीकी ड्यूटी है वो सारी ड्यूटी सादे कपड़ों में की गई है। उसके लिए विशेष ड्रेस कोड जो है वो चिन्हित किया गया है और लगातार कर्मचारियों को, अधिकारियों को ब्रीफ किया जा रहा है ट्रेनिंग देते हुए कि विदेशी मेहमानों के साथ जो व्यवहार हो उच्च कोटि का हो, ताकि एक अच्छा संदेश लेकर के यहाँ से जाए। क्या किस तरह की ट्रेनिंग में क्या क्या दी जा रही है? क्या पुलिस की छवि को सुधारने का भी प्रयास किया जा रहा है? नहीं, देखिए, प्रशिक्षण का तरीका है कि बातचीत का तरीका, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, भाषाई समस्या आएगी तो किस तरह से उसे दूर करना है और जो एक बेहतर माहौल पैदा करने का प्रशिक्षण है वो उन्हें दिया जा रहा है, ताकि जो विदेशी मेहमान आए वो एक अच्छी फीलिंग के साथ काशी से वापस आए। सर, 400 लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें कौन कौन है? सिपाही हैं और दरोगा हैं? देखिए, इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक तो सब इंस्पेक्टर्स की टीम है, महिला सब इंस्पेक्टर्स की, महिला कांस्टेबल्स की और पुरुष कांस्टेबल्स की, हेड कांस्टेबल्स की टीमें लगाई गई हैं और उनको अलग अलग प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक बेहतर व्यवहार और ड्यूटी को किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से परफॉर्म करें, क्योंकि अमूमन पुलिस जो है वो वर्दी के साथ ड्यूटी करने की हैबिचुअल होती है, तो सादे कपड़ों में किस तरह से वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसका प्रशिक्षण कब तक ये प्रशिक्षण चलेगा? ये प्रशिक्षण अलग अलग चरणों में चलाया जा रहा है। अब तक 2 चरण के प्रशिक्षण हो चुके हैं, तीसरे चरण के प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है। बीएचयू नर्सिंग के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय नर्सिंग के सभी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला। कॉलेज ऑफ नर्सिंग से कैंडल मार्च निकलकर सर सुंदरलाल हॉस्पिटल चौराहा होते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तक गया, जहां पर सर के.एन. उड़प्पा की प्रतिमा के पास कैंडल जलाई गई। इसके बाद पुनः छात्र नर्सिंग कॉलेज के पास पहुंचे, जहां सभा करते हुए अपनी मांगों को रखा। तीन लोग न चले, कोई लोग चले। हम लोग पिछले विगत 5 दिनों से लगातार धरने पे हैं। आज शाम 6 बजने को है और अभी तक प्रशासन को कोई सुध नहीं है हमारी। हमने सिर्फ ये मांगा था कि कम से कम लिखित तो आश्वासन दे दीजिए हमको। आश्वासन तक लिखित में देने के लिए हमारे प्रशासन तैयार नहीं है। हमने कल, जैसा आपने देखा, कल हमने अपने यहाँ हवन यज्ञ भी करवाया था, बुद्धि शुद्धि शांति हवन यज्ञ। और आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम नर्सेस के जीवन में मशाल है और हम उजाले के किरण में रहने वाले लोग हैं, हमें अंधकार में न रखा जाए। कहाँ जाएंगे? हमारा जो रूट है, देखिए, निकल चुके हैं हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। आईएमएस गेट पे जाएंगे और आईएमएस के मेन गेट से हम एंट्री करके आईएमएस के जो अंदर का मेन गेट है वहाँ सर के.एन. उड़प्पा जी का मूर्ति लगा हुआ है। हम उनके मूर्ति के पास अपने चीज़ों को लेके जाएंगे और अपने मसाल को हम वहीं जलाएंगे। बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा वार्षिक प्रबंधन उत्सव का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा ऋण संग्राम वार्षिक प्रबंधन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस.के. दुबे और प्रोफेसर एच.पी. माथुर के द्वारा पारंपरिक और सांस्कृतिक लोकाचार का पालन करते हुए उद्घाटन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद कुलगीत पेश किया गया। प्रोफेसर एच.पी. माथुर ने कहा कि मेरा मानना है कि ये कार्यक्रम प्रतिभागियों के लिए अपने साथियों के साथ नेटवर्क और मूल्यवान अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्राप्त करने का एक शानदार अवसर होगा, जो उनके भविष्य के प्रयासों में उनकी मदद करेगा। प्रोफेसर एस.के. दुबे ने छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। वहीं इस अवसर पर विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष मोहन, डॉक्टर शशि श्रीवास्तव, प्रोफेसर आशीष वाजपेयी, प्रोफेसर अमित गौतम इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि प्रबंध साध संस्थान रण संग्राम 2023 को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये हमारे यहाँ का मैनेजमेंट फेस्ट के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसमें बच्चों का बहुमुखी विकास और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चेष्टा की जाती है, जिससे कि उनके अंदर छुपी हुई जो एक विद्या है, एक स्किल है, वो सामने आए और जिससे कि वो अपने आप को पहचान सकें कि वो आने वाले समय में जब कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करना शुरू करेंगे तो वो किस तरीके से अपने को प्रस्तुत करेंगे, किस फील्ड के लिए वो उपयोगी होंगे, कहाँ पे वो लोगों से बेहतर काम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी विद्या है जिसमें दक्षता वो हासिल कर सकते हैं या अभी हासिल करना बाकी है। और इसी के साथ उनको अपनी पहचान होती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानते हैं, और ये एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर मिलता है। और समाज में किस तरीके से वो समाज को कुछ दे सकते हैं अपनी मार्केटिंग, फाइनेंस या एचआर या ऑपरेशन की दक्षता से, ये भी उनको जानने का मौका मिलता है। ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें विभिन्न इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसके बाद
कल शाम को 25 तारीख को इसका वैलिडिटी सेशन होगा, समापन होगा, जिसमें कि उन सभी लोगों को प्राइज और पारितोषिक प्रदान किया जाएगा जो फर्स्ट और सेकंड आएंगे। धन्यवाद। शिवदासपुर स्थित शोरूम में बजाज इलेक्ट्रिक व्हीकल चेतक का अनावरण हुआ। उदय बजाज ने शहर में पर्यावरण संरक्षण व पेट्रोल के विकल्प में इलेक्ट्रिक व्हीकल चेतक सुलभ कराने का प्रशंसनीय कार्य किया है। शिवदासपुर मनवडी रोड पर उदय बजाज के चेतक शोरूम में बजाज बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक व्हीकल चेतक का अनावरण प्रमुख उद्यमी आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाराणसी विकास समिति के अध्यक्ष आर.के. चौधरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बजाज द्वारा पर्यावरण संरक्षण व पेट्रोल का विकल्प देने के लिए चेतक बाजार में उपलब्ध कराए जाने की प्रशंसा की और कहा कि इसके लिए सरकार ने ग्राहकों को प्रोत्साहित करने हेतु 43,500 की छूट का प्रावधान किया है, जिसका लाभ ग्राहकों को तुरंत लेना चाहिए। इस अवसर पर श्यामजी चौबे, योगेश विश्वकर्मा, आशीष चौरसिया, ऋषि शेखर को चेतक की चाबी हैंडओवर की गई। इस मौके पर बजाज ऑटो लिमिटेड के एरिया मैनेजर सेल्स रोहित जैन ने बताया कि छूट सीमित समय के लिए है। कंपनी ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए एक्सचेंज ऑफर फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध करा दिया है। मात्र 15,000 डाउन पेमेंट कर चेतक स्कूटर को प्राप्त किया जा सकता है। किस तरह का लॉन्च हुआ है ये गाड़ी, क्या इसमें खासियत है? इसमें से आज जो चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया गया है जी। चेतक काफ़ी दिनों से डिमांड हो रही थी, जिसको कंपनी ने सबसे पहले पुणे और बेंगलोर में लॉन्च किया था और आज करीब 3-4 साल बाद जा करके वाराणसी में वो नंबर आया है। क्या खास है इसमें? खासियत इसमें ये है कि फुल्ली मेटेलिक बॉडी है और इसकी जो बैटरी है वो सबसे अच्छी बैटरी है, जिससे उसकी बैटरी की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। रनिंग कास्ट के हिसाब से अगर देखें तो 3 यूनिट में ये फुल्ली चार्ज हो जाती है, तो पर किलोमीटर कास्ट करीब 20 पैसा आएगा चार्जिंग का। एंड इसमें फेम सब्सिडी है, 43,500 का सब्सिडी मिलेगा कस्टमर्स को। एंड जो लॉन्गेटिविटी है कि मतलब व्हीकल की लाइफ होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और हमारा रनिंग कास्ट कम होना चाहिए, उसके मामले में ये सबसे बेहतर है। सड़क को देखते हुए शहर के मतलब बनारस में जिस तरह से है, तो उसमें क्या इसमें खास है इस तरह के चलने के? तो चूँकि मेटेलिक बॉडी है इसलिए जहाँ रफ एंड टफ रोड है उसमें भी इस व्हीकल को कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये स्ट्रांग है और इसकी जो ब्रेकिंग है वो भी अच्छी है। मेटल बॉडी होने से रोड का जो ग्रिप है एंड ब्रेकिंग इफिशिएंसी है, तो खराब रोड पर भी कस्टमर सेफ रहेगा, कस्टमर्स को इसमें कोई असुविधा नहीं हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। होली व 12 वफा जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर पीस कमेटी की हुई बैठक। कंपनी बाग अलंकृत उद्यान में मंडली शाक भाजी, फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित साड़ी की गद्दी में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। और शास्त्री घाट पर सपा द्वारा जातिगत जनगणना की मांग को लेकर हुई विशाल संगोष्ठी। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।